Hello dear students, welcome to our channel Major Coaching Academy. I am your physics mentor Yuvraj. Today I will talk about the MCQ questions of ray optics class 12th. बच्चों आज हमारे लिए ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम यहाँ पर सारे MCQ डिस्कस करेंगे जो कि हमारे रे ऑप्टिक्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू सी अपॉन v। n इज इक्वल टू सी अपॉन v। c होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और v होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो बच्चों हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये n इज़ इक्वल टू सी बाई वी। सी हमको पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है और हमको स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है मीडियम में कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 8। ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आएगा 3/2। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों 3/2 होगा, यानी इसका आंसर यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 3/2 होगा, ये वाला आंसर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब देखते हैं हमारे पास सेकंड क्या है। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे सेकंड क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर? गिवन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए हमको यहाँ पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, जो कि हमको दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। कहने का मतलब ये है, हमको यहाँ पर दे दिया गया है एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो दिया हुआ है हमको 9/8। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ग्लास में क्या होगा। अच्छा, ग्लास में दिया हुआ है 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, हमको स्पीड ऑफ लाइट वाटर में निकालना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, हमको पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है c/v होता है, ये हमारा n के बराबर होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर n ऑफ ग्लास, यानी कि ग्लास में अगर निकालना है तो c की वैल्यू तो 3 इंटू 10 पावर 8 होगी और v की वैल्यू जो है हमको ग्लास में दिया हुआ है, कितना दिया है 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हम एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है यहाँ पर आएगा n ग्लास अपॉन n वाटर इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा c ऑफ v ऑफ ग्लास और उसके बाद यहाँ पर आएगा डिवाइड में c अपॉन v ऑफ वाटर। ये v ऑफ वाटर ऊपर चला जाएगा, हमारे जो c से c कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या आएगा Ng अपॉन NW, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये हमारे पास बराबर आएगा किसके, ये आएगा वेलोसिटी इन वाटर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। ठीक है, हमको वेलोसिटी इन वाटर दिया हुआ है, नहीं वेलोसिटी इन वाटर निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ग्लास हमको दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, हमको ये दिया है 9/8 इंटू वेलोसिटी ऑफ क्या दे दिया हमको, यहाँ पर ये दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये कैंसिल हो जाएगा 9/4, तो यहाँ 9/4 आएगा, तो 9/4 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब 9/4 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब 9/4 इंटू 10 टू द पावर 8 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। अब ज़रा देखिए क्या करना है हमको। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, a small ink dot on a paper is seen through a glass slab of thickness 4 centimeter and refractive index 1.5. The dot appears to be raised by। ये हमारा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हमारा उसका है जो हमारे पास रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उसी का है। देखिए रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का जो क्वेश्चन है वो क्या हो, कैसे हम लोग लगाएंगे इसको।
देखिए हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। हमारे पास जो है हमको पता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू, ये बराबर होता है d अपॉन d डैश के। तो d हमारा है रियल डेप्थ और d डैश है हमारा एपरेंट डेप्थ। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, स्मॉल इंक डॉट ऑन अ पेपर, ठीक है, और ग्लास थिकनेस भी दे रही है। यानी कहने का अर्थ ये है, हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक ग्लास स्लैब दिया हुआ है और वो ग्लास स्लैब की थिकनेस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पर एक हमारे पास इंक की डॉट पड़ी हुई है। अब यहाँ से लाइट जो है बाहर निकलेगी और हमको लाइट बाहर दिखेगी। तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग उसका वो लगा देते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी थिकनेस 4 दिया हुआ है और हमको दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी कि n2 अपॉन n1। n2 की वैल्यू 1.5 दिया हुआ है, n1 की वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पर हमको ये दिया हुआ है और रियल डेप्थ इसकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और एपरेंट डेप्थ d डैश निकालना है, यानी कि n2 की वैल्यू है 1.5। क्या हम 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और n1 की वैल्यू 1 है और ये 4 दिया हुआ है अपॉन में d डैश। अब हमें d डैश यहाँ पे निकालना है। तो देखिए d डैश किस तरह से निकालेंगे, d डैश इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा, 8/3। d डैश यहाँ पे कितना आएगा, 8/3। अब d डैश को कैलकुलेट करेंगे तो 8/3 को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, जैसे मान लेते 2.7 समथिंग कुछ आएगा ये, ठीक है, 2.77 समथिंग कुछ आएगा ये। अब ये हमारे पास जो डिस्टेंस आई है, ये डिस्टेंस हमारी जो है ये यहाँ से आई है, सरफेस से आई है, ठीक है। अब सरफेस से डिस्टेंस आई है तो यहाँ से कितना ऊपर है, ये ऊपर है 2 पॉइंट समथिंग कुछ 77। लेकिन हमको निकालना कहाँ से, हमको निकालना है जहाँ से मीडियम सेपरेट हुआ है, यहाँ से निकालना है, ऊपर से निकालना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, हमारे पास थिकनेस ऑफ क्या दिया हुआ, ग्लास दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ ग्लास दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर जो हमारे पास d डैश होगा उसमें क्या करेंगे, 4 - 2.77 कर देंगे, ठीक है, 4 - 2.77 करेंगे तो रियल डेप्थ निकलेगा। और ये रियल डेप्थ कहाँ से निकलेगा, ये निकलेगा जहाँ से मीडियम डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास जो d डैश होगा इसको माइनस करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.33 आएगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, 1.33 सेंटीमीटर होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? तो देखिए अब यहाँ पर हमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर करना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, हम उसको पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट मस्ट ट्रेवल। ये तो बच्चा आपको पता होना चाहिए कि TIR होने के लिए, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए लाइट को ट्रैवल करना होता है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, तभी तो लाइट रे जो है वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जब हमारे पास मीडियम डिवाइड होता है, ऊपर हमारे पास रेयर मीडियम होगा, नीचे डेंसर मीडियम होगा। जब लाइट रे यहाँ से डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो यहाँ पर ऐसे हम लोग क्या बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं, और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। और कुछ एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल होगा जिस एंगल पर अगर हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, यहाँ पर लाइट को हमने इंसिडेंट कराया और ये यहाँ पर क्या होगा, लाइट इसी सरफेस पे चली जाएगी। इसको ग्रेजिंग इमर्जेंस का फिनोमेना कहते हैं हम लोग, जहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो हमारा क्या हो जाता है, R इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन क्रिटिकल एंगल फॉर्म करने के लिए हमारे पास जो है क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बड़ा होना चाहिए, किससे, क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है देखते हैं, फॉर फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है, रेयर टू डेंसर मीडियम में जाने में TIR नहीं होता है, फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, हाँ बच्चा यही आंसर होगा। डेंसर से रेयर मीडियम में जब लाइट जाएगी तभी TIR पॉसिबल होगा, अदरवाइज TIR पॉसिबल नहीं होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? चलिए अब आगे आपको यहाँ पर हम बताते हैं। देखो क्या है अगला क्वेश्चन हमारे पास, क्या है यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर आर बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ। ये तो सबको पता है, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो बेस्ड होता है किस फिनोमेना पर, वो बेस्ड होता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। यानी कि हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर होगा वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास दिया हुआ है 6th क्वेश्चन, द रिलेशन गवर्निंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट
फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एट अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब यहाँ पर हमारे पास रिलेशन लिखे हुए हैं, यहाँ पर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए क्या है, कौन सा करेक्ट है इसमें, देखिए कह रहा है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, यानी जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाना है, जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाना है तो एक फॉर्मूला है यहाँ पर, क्या होता है N2 अपॉन यू, और N2 अपॉन यू नहीं, N2 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू और इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई आर, N2 माइनस N1 बाई आर। अब यहाँ पर इससे मैच करता हुआ जो भी ऑप्शन हो आप देख लीजिए। अगर यहाँ पर डेंसर से रेयरर जाता तो N1 और N2 अपनी प्लेस चेंज कर लेते, तो इसमें से पहला आंसर करेक्ट होगा। ज़रा देखिए यहाँ पर म्यू ले रखे हैं हमने, यहाँ पर N लिया हुआ है, N है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ देखो क्या है माइनस का N1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस N2 अपॉन इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन आर। म्यू2 माइनस म्यू1 है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब जरा देखेंगे अगला क्वेश्चन, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है। अगला क्वेश्चन देखो हमको यहाँ दिया हुआ है, इन द अबव क्वेश्चन द रिलेशन रिमेन्स द सेम वेदर। देखिए क्या है, अबव क्वेश्चन से रिलेटेड ये नीचे वाला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है कि किस तरह से यहाँ पर जो रिमेन सेम, यानी कि कौन सी चीज़ इसमें जो सेम होगी। इमेज इज रियल और वर्चुअल, क्या ये सेम रहेगा, यानी कि अगर लाइट रे रेयर से डेंसर आ रही है, डेंसर से रेयर जा रही है, तो इसमें क्या सेम रहेगा, क्या इमेज इज रियल और वर्चुअल। हाँ, रियल और वर्चुअल बन सकती है, सेम नहीं होगा ये, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स और कॉन्केव, ये भी हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्केव भी होता है और कॉन्वेक्स भी होता है। अब यहाँ कह रहे हैं लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, फ्रॉम डेंसर टू रेयर। हाँ, ये अलग हो जाएगा, क्योंकि जब रेयर से डेंसर आता है तो N1 और N2 अपनी प्लेस चेंज कर देते हैं, ठीक है। यानी कि जब रेयर से डेंसर होगा तब N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई आर हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास जब लाइट जो होगी, अगर हमारी लाइट जो है डेंसर से रेयर की तरफ आएगी तो होगा क्या, N1 अपॉन वी माइनस N2 अपॉन यू, ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा और इसमें क्या रहेगा, N1 माइनस N2 बाई आर रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एक और यहाँ पर है क्वेश्चन, देख लेते हैं इसमें। अच्छा, करेक्ट कौन सा है ना, करेक्ट इज डी ऑप्शन क्या है, ऑब्जेक्ट इज क्लोज और फॉर फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। नहीं, ये भी सही है भाई, ये सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट को चाहे दूर रखो चाहे पास रखो, ये सेम रहेगा। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पर ये कह रहा है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पर ए सही है, बी सही है, डी सही है, तो सी ऑप्शन इज रॉन्ग। तो सी ऑप्शन क्या है इसमें, रॉन्ग होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अब उसके बाद जरा देखो, उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ। ये तो सबको पता है, मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है भाई, रेड लाइट की सबसे ज़्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड लाइट की होती है, ठीक है, क्योंकि वायलेट की सबसे कम होती है और रेड की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब यहाँ पर रेड लाइट की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, यानी पहले का आंसर क्या होगा, यहाँ पर रेड लाइट होगा, ठीक है, रेड लाइट इज़ द आंसर। अब उसके बाद जरा देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इन वैक्यूम विच कलर ट्रेवल्स फास्टर। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, वैक्यूम में कौन सी जो कलर ऑफ लाइट है वो बहुत फास्टर चलती है। देखिए जो हमारा फॉर्मूला होता है कि जो हमारी लाइट का फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा लैम्डा होगा उतना ज़्यादा उसकी स्पीड होगी। तो इसमें लैम्डा जिसका ज़्यादा और उसकी उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। रेड की सबसे ज़्यादा क्या होती है, वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ जिसकी सबसे ज़्यादा उसकी सबसे ज़्यादा स्पीड, यानी इसका आंसर भी क्या होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, रेड लाइट। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। वायलेट की सबसे कम होगी, वायलेट की क्योंकि वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, ठीक है। और हमारी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, वो प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इन ग्लास द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम फॉर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो मिनिमम होगी किसके लिए, मतलब ग्लास में, ठीक है। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो मिनिमम क्यों होगी भाई साहब, ये तो एकदम सरल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हमने अभी बताया आपको कि हमारा जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, लैम्डा के। भाई जिसका लैम्डा सबसे कम होगी उसी का सबसे ज़्यादा यहाँ पर उसी का सबसे कम होगा क्या, वेलोसिटी। वायलेट का सबसे कम होता है क्या, वेवलेंथ, और वेवलेंथ कम होगा तो यानी उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो इसका आंसर कौन सा होगा, वायलेट होगा।
क्या ये बात समझ में आ गई आपको? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द डेविएशन डेबर ऑफ अ रे ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल ए। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरा देखेंगे ये वाले इस क्वेश्चन को क्या है यहाँ पर। अब इसमें ये कह रहा है कि द डेविएशन डेबर ऑफ अ रे ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल ए। देखिए हम आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं मतलब ये तो डेरिवेशन है। डेरिवेशन क्या है? डेरिवेशन है डेबर इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। यहाँ पर ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन से निकल के आया है, तो इसमें हम ऑप्शन ढूंढ सकते हैं कौन सा है। इसमें ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब पूछ सकते हैं सी ऑप्शन कैसे होगा? सी ऑप्शन में बता देता हूँ आपको कैसे होगा। देखिए हमको एक फॉर्मूला पता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का, ठीक है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास है, जो कि है ये साइन ऑफ डेबर एम प्लस ए बाई 2 और अपॉन साइन ए बाई 2। यही तो होता है ना फॉर्मूला, साइन ए बाई 2, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब जरा देखो, अब इसके इक्वल में क्या होता है? इसके इक्वल में हमारे पास एन होता है, इसके इक्वल में एन होता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब यहाँ पर जरा देखो, अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास ए जो है वो मिनिमम है, अच्छा एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि साइन ऑफ डेबर एम प्लस ए बाई 2 इज इक्वल टू में लिख देते हैं क्या? साइन ए बाई 2, और इसमें एन का मल्टीप्लिकेशन भी कर देते हैं। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा डेबर एम प्लस ए बाई 2 इज इक्वल टू आएगा, साइन तो हट जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एन इंटू ए बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से डेबर एम निकालेंगे तो आपको कौन सा एक्सप्रेशन मिलेगा? आपको ये सी ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि ये फॉर्मूला है डेबर इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। चाहे म्यू माइनस 1 लिखो, चाहे एन माइनस 1 लिखो, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास है डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म ऑफ ए। हाँ ठीक है, डिपेंड्स ऑन, डिस्पर्सिव पावर जो होती है किस पे डिपेंड करती है भाई? डिस्पर्सिव पावर ना ही एंगल ऑफ प्रिज्म डिपेंड करती है, ठीक है, और ना ही वो डेविएशन पे डिपेंड करती है। देखिए वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। यानी डिस्पर्सिव पावर जो होती है प्रिज्म की वो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करती है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है, अब अगला आपको बताते हैं इसमें अगला क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है कि व्हेन साइज ऑफ स्कैटर एक्स इज वेरी मच लेस देन द वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, ऑफ लाइट इंटेंसिटी स्कैटर्ड लाइट आई एस वेरीज। देखिए ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, हालांकि इस बार ये शायद सिलेबस से डिलीट हो चुका है, लेकिन फिर भी इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये रेले क्राइटेरियन का है, ठीक है, रेले स्कैटरिंग का है। तो रेले स्कैटरिंग हमारा क्या कहता है? रेले स्कैटरिंग जो है वो रेले स्कैटरिंग हमसे कहता है कि जो हमारे पास वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/λ⁴ पर। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि इंटेंसिटी ऑफ अ गिवन लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर कौन सा होगा बच्चा? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। आपको दिख रहा होगा कि सी ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट है। चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा कि अ थिन प्रिज्म ऑफ 6 डिग्री एंगल गिव्स अ डेविएशन ऑफ 3 डिग्री। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज। ये भाई साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहे हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला था डेबर इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब आपको डेबर भी दिया है और म्यू भी दिया है, नहीं म्यू नहीं दिया, म्यू निकालना है, डेबर दिया है और ए दिया है। ठीक है, तो देखिए आपको जो यहाँ पर दिया हुआ है एंगल ऑफ प्रिज्म, द थिन प्रिज्म 6 डिग्री एंगल, ठीक है, तो आपको डेविएशन दिया है 3 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और ए की वैल्यू आपको दिया है कितना? 6। इसको काट लेते हैं, ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? यहाँ आएगा म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। 2 इधर है
ठीक है, क्योंकि 2 इधर हमारे पास मल्टीप्लाई में था तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो म्यू इज इक्वल टू 1/2 + 1, तो इसका म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2। देखिए ऑप्शन में 3/2 है क्या, हाँ सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें जो सी ऑप्शन में देखिए 3/2 है आपके, तो यहाँ पर 3/2 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, एन इक्विलेटरल प्रिज्म इज मेड ऑफ मटीरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन थ्रू द प्रिज्म एज। अब जरा देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर मिनिमम डेविएशन पूछ रहा है। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मिनिमम डेविएशन का। मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला होता है साइन, यहाँ पर डेबर m + a/2 अपॉन साइन a/2, ये बराबर होता है किसके, n के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हमको देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया हमको, यानी n की वैल्यू दिया हुआ है। अब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसको कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पर मिनिमम डेविएशन एंगल a भी दिया हुआ है, इक्विलेटरल दिया हुआ है। ठीक है, यानी a की वैल्यू आपको 60 डिग्री दे रखी है। अब यहाँ पर साइन, अब यहाँ पर क्या लिखना है, डेबर m। अब डेबर m यहाँ पर क्या करना है, निकालना है हमको। ठीक है, मिनिमम डेविएशन, और प्लस ए कितना है यहाँ पर, ए है 60 डिग्री, 60 अपॉन में क्या आएगा, साइन a/2 होता है, साइन 60/2 यानी साइन 30 हो जाएगा। साइन कितना हो जाएगा, साइन 30। और उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, इक्वल टू में हमको दिया हुआ है, √3। ठीक है, √3 दिया हुआ है। अब उसके बाद ज़रा देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमको करना क्या है, हमको यहाँ पर दिया है देखिए करना है ये कि साइन यहाँ पर साइन रूट नहीं, साइन डेबर m + 60 दिया है और डिवाइडेड बाई साइन कितना दिया हुआ है हमको, 30 दिया हुआ है, और ये बराबर किसके है, √3 के। ठीक है, अब यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, 1/2 होगा, उसको उधर भेजेंगे तो √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो है यहाँ पर जो आएगा उसको देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ लिखेंगे साइन डेबर m + 60/2 इज इक्वल टू √3/2, और √3/2 कहाँ होता है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू ही √3/2 होती है। तो साइन कैंसिल हो जाएगा, डेबर m + 60/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, 2 उधर जाएगा कितना होगा 120, और 120 में 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। यानी डेबर m की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, 60 आ रही है। ठीक है, डेबर m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 60 आ जाएगी। इसमें ऑप्शन है 60 डिग्री, हाँ पहला ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दिया है वो 60 डिग्री, इसका आंसर क्या होगा, 60 डिग्री होगा। समझ में आ गया आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 prism can be combined suitable to produce। देखिए क्या है, जब 2 प्रिज्म को आप कंबाइन करते हैं तो उसमें से क्या होगा, क्या केवल डेविएशन होगा लाइट का, ठीक है, क्या डिस्पर्जन होगा केवल, क्या बोथ होगा, यानी डेविएशन और डिस्पर्जन दोनों होगा। ठीक है, और क्या नाइदर डेविएशन नॉर डिस्पर्जन। ठीक है, इसमें कह रहा है कि चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको गलत स्टेटमेंट यहाँ पर चूज करना है। देखिए डेविएशन तो यहाँ पर होता ही है। ठीक है, खाली डेविएशन ही नहीं होता है, उसमें बोथ होता है, यानी कि डेविएशन तो होगा ही, उसके साथ साथ उसमें डिस्पर्जन भी होगा, यानी ए और सी करेक्ट है। और इसमें कह रहा है कि नाइदर डेविएशन नॉर डिस्पर्जन। ठीक है, क्या कह रहा है कि क्या डेविएशन नहीं भी होता है और क्या डेविएशन होता भी है। देखिए ध्यान समझिए, अगर हम 2 प्रिज्म को यहाँ पर जोड़ के रखते हैं, इस तरह से 2 प्रिज्म को हमने यहाँ पर जोड़ दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे 2 प्रिज्म जोड़ देते हैं तो लाइट का डेविएशन तो होगा ही, साथ साथ में डिस्पर्जन भी हो जाता है। डिस्पर्जन कैसे होता है, जरा देखिए, जब वाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं तो वो लाइट जो है वो डिस्पर्स हो जाती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स में। जैसे मान लीजिए वाइट लाइट में हमने देखा कि 7 कलर्स ऑफ लाइट होते हैं हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ, तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा, यानी कि केवल इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कहाँ है ऑप्शन इसमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट, देख लेते हैं। हाँ, इसमें ऑप्शन है डिस्पर्जन ओनली। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है, इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर प्रिज्म
of angle pi by 3 is pi by 6. The refractive index of the material of the prism is. ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अभी हमने एक फार्मूला पढ़ाया था आपको, उसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड है ये। हमने आपको पढ़ाया था डेबर इज इक्वल टू, ठीक है, डेबर इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। आपको डेबर दिया हुआ है कितना, कह रहा है द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिज्म इज पाई बाई 3। ये आपको मिनिमम डेविएशन इन डेबर दिया हुआ है, ये पाई बाई 3 दिया हुआ है, ठीक है, ये डेबर दे दिया गया है। और म्यू माइनस 1, ए की वैल्यू क्या दिया है, पाई बाई 6 दिया हुआ है, ए की वैल्यू पाई बाई 6 दिया हुआ है, पाई बाई 6। अब देखिए पाई बाई 6 दिया हुआ है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 2 कैंसिल होगा। उसके बाद इधर जो है इधर हमारे पास जो है मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू हमको 1/2 दिया हुआ है, यानी म्यू इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आएगा 3/2। आंसर इसमें 3/2 है, आंसर 3/2 हाँ है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए सी ऑप्शन यहाँ पर देखिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट है। अब जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ऑल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वी यूज, भाई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट होगा, रे ऑप्टिक्स ही करेक्ट होगा। यानी इसमें पहले वाले क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, रे ऑप्टिक्स करेक्ट होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर अ नॉर्मल आई डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट फ्रॉम द आई इज। देखिए क्या है, आई का जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो हमारा कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कि अगर हम नॉर्मल आई की बात करते हैं तो नॉर्मल आई हमारा कितने दूर तक देख सकते हैं, यानी कि जो क्लियरली देख पाता है, यानी 25 सेंटीमीटर तक हमारा आई जो है क्लियरली देख पाता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंस यूज्ड फॉर करेक्टिंग मायोपिया इज। ये तो आपको क्लास 10 में पढ़ाया गया होगा कि मायोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं। मायोपिया में लेंस हम कौन के यूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द करेक्ट फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज। देखो सिंपल माइक्रोस्कोप का जो करेक्ट फॉर्मूला होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो हमारे पास जो हमारा माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला होता है, अगर हम नॉर्मल फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है m इज इक्वल टू d/ue। जो ue क्या है, ये ue होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई पीस। देखो क्या होता है हमारे पास यहाँ पर जो वो है क्या कहते हैं कि मैग्नीफाइंग सिंपल माइक्रोस्कोप का जो फॉर्मूला होता है, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप से जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है इसको यूवी बोलते हैं। और डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और एम क्या है, एम हमारा है यहाँ पर मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हमारे पास मेन फॉर्मूला है। अगर मैं स्ट्रेन आई की बात करता हूँ, यानी कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बात करता हूँ, तो उसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू 1 + d/f, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तब होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है अपनी जगह पे रखा हो और इमेज जो है वो कहाँ बन जाए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन जाए, यानी कि डी पर ही बन जाए। यानी कि अगर जब भी इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी तो हमारी आई पे क्या पड़ेगा, स्ट्रेन पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा। तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास क्या आएगा, वो फॉर्मूला हमारे पास आएगा 1 + d/f। अच्छा अगर हम अपने नोज की बात करें कि अगर हम जो है रिलैक्स्ड आई से देखना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, इमेज को इन्फिनिटी पे बना दीजिए। अब जब इमेज को आप इन्फिनिटी बना देंगे तो उसका जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा वो आएगा m इज इक्वल टू ये आएगा d/f। क्या आ जाएगा, d/f आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कौन सा अच्छा पूछ क्या रहा है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि द करेक्ट फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज। देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा ये वाला ऑप्शन कौन सा है, 1 + d/f, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है यहाँ पर कि इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस इज। देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बीच में जो डिस्टेंस होती है, क्या वो फिक्स्ड होती है, क्या वो वेरिएबल होती है, क्या वो इन्फिनिटी होती है, क्या 1 मीटर होती है। देखिए अब आपको सिंपल सी बात बताते हैं, लॉजिक यूज करिए। देखिए जो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 तरह के लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता है आई पीस। ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के बीच में जो डिस्टेंस होती है
उसके बारे में ये पूछ रहा है कि क्या वो फिक्स्ड रहता है, क्या वो वेरिएबल रहता है, क्या वो इन्फिनाइट रहता है। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्टिव लेंस और हमारे पास आईपीस लेंस की, वो वेरिएबल होती है, क्योंकि हम एडजस्टमेंट करते हैं किसी भी चीज़ को देखने के लिए। जब हम कोई भी माइक्रोस्कोप देखते हैं, अगर बायोलॉजी लैब में जाते हैं या फिर केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, तो हमको एक माइक्रोस्कोप दिखने को मिलता है। उस माइक्रोस्कोप में आप जानते हैं कि हम उसमें जो फोकल लेंथ होती है आई पीस की और जो हमारी पास होती है ऑब्जेक्टिव लेंस की, वो फिक्स्ड होती है। तो उसको हम लोग एडजस्ट करके अपने हिसाब से रखते हैं और हम ऑब्जेक्ट को, किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी वेरिएबल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर अ टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ 175 फ्रॉम अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव इज 7, व्हाट शुड बी द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द आईपीस। देखो क्या कह रहा है, हमको पता है कि यहाँ पर जो पूछ रहा है हमसे, कह रहा है कि हमारे पास जो मैग्निफिकेशन दे रखा है वो 175 दे रखा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस हो रही है ऑब्जेक्टिव लेंस से वो है 7। अब ये पूछ रहा है कि आई पीस की जो मैग्निफिकेशन है वो कितनी है। देखिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है M इज इक्वल टू MO इंटू ME। भाई MO इंटू ME, MO इंटू ME क्या है भाई? MO होता है हमारे पास मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और ME होता है हमारे पास मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। तो हमको यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि दोनों को कंबाइन हमको वो दे रखा है कितना? 175 मैग्निफिकेशन दे रखा है हमको, 175 दे रखा है। और उसने बोल दिया है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका जो मैग्निफिकेशन है वो कितना है? 7 है। और हमसे पूछ रहा है मैग्निफिकेशन ऑफ किसका? ये पूछ रहा है आई पीस का, ME पूछ रहा है। तो ME निकालना है आपको, तो ME बहुत आसान है निकालना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ME हमको कितना दे रखा है? हमको दे रखा है कि 175, अब बटे 7 कर देंगे। क्यों बटे 7 किया? क्योंकि जरा देखो ध्यान से, हमको यहाँ पर क्या दे रखा है, सुनो सुनो सुनो, देखो हमको कैपिटल M दे रखा है 175, MO की वैल्यू दे रखा है 7, ME पूछा है, केवल डिवाइड कर देंगे, खटाक से निकल आएगा। तो 175 को 7 से डिवाइड लगाओगे तो ME यानी आई पीस का जो मैग्निफिकेशन आएगा वो कितना आएगा? इसको डिवाइड करोगे तो आंसर हमारे पास जो है कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो देखो इसमें 25 आंसर है यहाँ पर। हाँ, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन करेक्ट, 25 होगा। यानी कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस का है वो मैग्निफिकेशन वो 7 दिया है, आई पीस का जो पूछ रहा है वो कितना होगा? 25 होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। चलो अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द फाइनल इमेज इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज। देखिए क्या है, अगर मैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से देखता हूँ, अगर ऑब्जेक्टिव लेंस आगे है और आई पीस पीछे है, वो तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्टिव लेंस आगे होता है, आई पीस पीछे होता है। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो हमारा इमेज बनाता है कैसा? वो इमेज बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड। जो आई पीस होता है वो इमेज बनाता है कैसा? वो बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमसे किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैसा इमेज बना के देगा। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखिए रियल एंड इन्वर्टेड, हमारे पास ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन इज करेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अब जरा देखते हैं अब यहाँ पर क्या होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन दे रखा है अ टेलीस्कोप यूज्ड एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ FO and an eye lens of focal length FE in normal adjustment the distance between two lenses is। देखिए क्या होता है कि हमको जब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दिया जाता है और उसमें हम लोग डिफरेंस हमको जो है डिस्टेंस पूछा जाएगा, तो वो होगा हमारे पास लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का जो फॉर्मूला होता है उसको मैं बताता हूँ आपको। जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला होता है वो होता है L इज इक्वल टू मॉड में FO प्लस FE। FO प्लस FE मॉड में क्या होता है? L इज इक्वल टू मॉड में FO प्लस FE, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ये लेंथ ऑफ क्या होती है? टेलीस्कोप होती है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो FO प्लस FE होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा कि व्हाट फोकल लेंथ शुड बी द रीडिंग spectacles have for a person whose near point is 50 सेंटीमीटर। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
देखिए क्या होता है कि कोई एक पर्सन है जिसका जो है कह रहा कि फोकल लेंथ व्हाट शुड बी द रीडिंग स्पेक्ट, उसको चश्मे का जो फोकल लेंथ वो कितना होगा, जबकि वो जो है उसका नियर पॉइंट जो है वो 50 सेंटीमीटर है। तो देखो क्या है, इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला ऑफ लेंस होता है, ठीक है। मिरर फॉर्मूला जो है प्लस होता है बीच में। तो यहाँ पर हमको v दिया हुआ है कितना, माइनस का 50 सेंटीमीटर में, और हमको u कितना दिया हुआ है, u हमको दिया हुआ है माइनस का 25। भाई माइनस का 25 क्यों ले रहे हैं u, क्योंकि वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। अब इन दोनों को आप इसमें रखिएगा, 1/f इज इक्वल टू 1 माइनस का 50, और यहाँ पर कितना आएगा प्लस का 1/25। अब इसको सॉल्व करोगे तो f की वैल्यू कितना आ जाएगा, f की वैल्यू यहाँ आएगा 50 सेंटीमीटर, और प्लस में आएगा कितना आएगा 50 सेंटीमीटर आएगा, और v प्लस में आएगा प्लस में आएगा। ये 1/f है, 1/f को यहाँ पर एक्चुअल में 1/50 आएगा, तो यहाँ पर f की वैल्यू कितना आएगा 50 सेंटीमीटर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब अगला देखते हैं, जरा देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है आपके लिए, और आगे हम और आगे वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे अगले चैप्टर्स के क्वेश्चंस लेकर के, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा कि एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 10, नॉर्मल एडजस्टमेंट डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज 22 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज। देखिए क्या कह रहा है, ये भी बहुत आसान है, ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप पे ही जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे ही डिपेंड कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन पूरा उसी का है। ये L इज इक्वल टू, हमको पता है कि FO प्लस क्या होता है, FE होता है, ठीक है। FO प्लस FE होता है, हमको ये चीज़ पता है। और हमको यहाँ पर दिया हुआ है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो मैग्नीफाइंग पावर है वो हमको दिया हुआ है 10, ठीक है। अब कह रहे हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट में द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, यानी L की वैल्यू दे दी है, L की वैल्यू कितने दी है 22 दे दी है, और हमको कह रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 10, ठीक है। उसमें 10 आपको दे दिया क्या है, मैग्नीफाइंग पावर दे दिया है, ठीक है। अब कह रहा है नॉर्मल एडजस्टमेंट में, अब इनको यहाँ पर निकालना क्या है, हमको निकालना है कि द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज। देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ निकालना है आपको, ठीक है। और आपको इसमें दे दिया है किसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, इसमें फोकल लेंथ आपको दिया है आई पीस का, आई पीस का फोकल लेंथ आपको दे दिया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस का आपसे पूछा गया है। अच्छा एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर आई पीस का नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर एक चीज़ ज़रा समझिए ध्यान से। देखिए हमको पता है कि मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है 10, ये क्या होता है FO/FE, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है FO/FE, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, FO हमको यहाँ पर जो M दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है, M दिया हुआ है कितना 10, ठीक है। ये 10 दिया है, तो 10 इज इक्वल टू FO/FE, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा FE इज इक्वल टू FO/10, ठीक है। FE/10 हो जाएगा। तो हमारे पास FE की वैल्यू क्या आ गई है, FO/10 आ गई है। तो अब हमारे पास लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का जो फॉर्मूला हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यहाँ से निकाल लिया है, तो L हमको दिया है 22, और FO की वैल्यू FO ही है, और हमको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस का ही निकालना है, ठीक है। और FE की वैल्यू हमको क्या हो जाएगी, यहाँ पर FE की वैल्यू हो जाएगी FO/10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 22 इज इक्वल टू 11 FO/ यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आएगा 220/11 इज इक्वल टू FO, यानी FO की वैल्यू क्या हो जाएगी। भाई देखिए कैसे किया मैंने, यहाँ पे इधर किया तो 220 हो गया, 11 नीचे लेकर के आया तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर FO की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर FO की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। भाई देखिए कितना दिया हुआ है उसमें, 120/11 है, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पर 2 जा जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 20। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पर आपको हमने रे ऑप्टिक्स के तमाम सारे क्वेश्चंस लगवाए MCQ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।